हेलो फ्रेंड्स। सब ठीक ठाक हैं? एकदम जल्दी ठीक ठाक हैं तो ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट भी करते हैं जल्दी से। तो हम बच्चों को याद होगा, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक में। चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे थे कि चार्ज पार्टिकल को यदि मैग्नेटिक फील्ड में गति करा दिया जाए तो वह चार्ज पार्टिकल बल का अनुभव करता है। तो उसी प्रकार हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चार्ज पार्टिकल को चाहे स्थिर रखें या गति कराएं तो भी वहाँ भी बल लगता है। वह इलेक्ट्रिक फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगा मैग्नेटिक फोर्स है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप बच्चों के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि चार्ज को गति कराते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा बदल सकता है, हाँ या ना? जवाब दीजिए जल्दी से, यस और नो। क्वेश्चन फिर से सुनेंगे आप लोग, क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में गति कराते हैं तो क्या उस चार्ज पार्टिकल के गति पथ में, मोशन के पाथ में कोई चेंज हो सकता है? वह अपने गति पथ से विचलित हो जाता है, डेविएट हो सकता है? क्वेश्चन यही है। कितने बच्चे जवाब दे पा रहे हैं देखें जरा से आप लोग जल्दी से। मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए कि आपके जो सामने क्वेश्चन है क्या उसके बारे में आप बोल सकते हैं। सभी बच्चों का जवाब आ रहा है यस 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 यस, ये जवाब दे रहे हैं। तो क्या मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे भी यही बोलेंगे, यस बोलेंगे? चलिए बहुत सुंदर बात, लेकिन आपका आंसर गलत हो गया। आइए समझने लायक बात है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, काफ़ी मज़ेदार बात है, सोचने लायक बात है। मेरे जो प्रश्न थे आपके सामने इस पर विचार कीजिएगा। ये प्लस है और ये माइनस वाला है, इसके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होता है। तो प्यारे बच्चों, यदि इसमें कोई आवेशित कण को मैं यहाँ रखता हूँ तो आप गौर करके देखोगे इसका जो गति का पथ है वह गति का पथ यदि प्लस है, क्यों? वह इस दिशा में गति करेगा और वह हमेशा उसी दिशा में गति करते रह जाएगा, उसके पथ में कोई परिवर्तन होने का चांस नहीं है। यदि इलेक्ट्रॉन को रखेंगे यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये, तो वह इस दिशा में गति करते रहेगा, गति पथ में कोई चेंज नहीं होगा। तब यहाँ कह सकते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में गतिशील आवेश, मूविंग चार्ज, गतिशील मूविंग चार्ज त्वरित हो सकता है, त्वरित या अवमंदित, अवमंदित, एक्सेलरेट या रिटार्डेट हो सकता है। एक्सेलरेट होने का मतलब, त्वरित को क्या कहेंगे? एक्सेलरेट होना। एक्सेलरेट होना इसको कहते हैं डिसिलरेट होना। मतलब हुआ वेग में वृद्धि होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा या वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। यहाँ पर देखोगे चार्ज पार्टिकल
इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में गति करेगा तो वह एसेलरेट हो जाएगा, यहाँ पर वो एसेलरेट होगा। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होगा, यहाँ पर होगा डिसिलरेट, अवमंदित होगा। ये मतलब यहाँ पर धीरे धीरे उसका वेग घटेगा, यहाँ पर धीरे धीरे वेग बढ़ेगा, लेकिन ये अपने रास्ते से विचलित नहीं होगा, अपने रास्ते से विचलित नहीं होगा। सिर्फ वो या तो त्वरित होगा या अवमंदित होगा, लेकिन वो अपने पथ से विचलित नहीं होगा। चलिए, इस बात को आप लोगों ने देख लिया। जल्दी से इसको रफली मेन पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको पूछ के परेशान कर सकता है, लेकिन परेशान नहीं होना है, दिमाग में इसको अच्छा से सेट कर लेना है। चलिए, और आगे स्टेप बढ़ा रहा हूं मैं, इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सबको। गुड इवनिंग सब भाई बच्चों को। जल्दी से जुड़िए और बातों को सुन के जवाब दीजिए। जो थोड़ा सा 5 मिनट लेट से आए हैं, उनका एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लॉस हो गया। अब फिर बाद में देख लीजिएगा वीडियो। कोई बच्चे हमसे पूछ रहे हैं, सर जी सुबह कब क्लास होती है? सुबह 5 से 6 मॉर्निंग में होती है, जब दुनिया सोए रहता है लाइव क्लास हो जाता है। जिन बच्चों को ऑप्टिक्स के क्लास का सुबह का टाइम जानना है, वो सुबह 5 से 6 तैयार रहेंगे। 5:10 से 15 मिनट में स्टार्ट होती है। उतना सुबह सर, तब क्या करे बाबू, आ गए लाइन पे तुरंत। उतना सुबह सर, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ते भी हैं, ऑफलाइन में भी आके भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, दोनों समय में पढ़ रहे हैं। चलिए, हो गया गप खत्म। पर क्वेश्चन का जवाब हो गया कि वह अपने पथ से विचलित नहीं होगा, लेकिन एक्सेलरेट होगा और एक्सीलरेट होगा। मतलब उसके वेग में वृद्धि हो सकता है, वेग में कमी हो सकता है, लेकिन अपने पथ से विचलित नहीं हो सकता है। याद रखेंगे इसको। चलिए, अब हमारे पास जो पॉइंट है यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्वेश्चन चेंज करके आपको दिखाना चाहते हैं। क्वेश्चन हमारा चेंज हो सकता है। क्या मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पार्टिकल अपने पथ से विचलित डेविएट हो सकता है? चलिए, यहाँ पर जवाब देंगे हम लोग, देखेंगे गौर से। मैग्नेटिक फील्ड में यदि चार्ज पार्टिकल को मैं गति कराता हूँ तो क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल अपने पथ से डेविएट हो सकता है? तो चलिए हम लोग विचार करेंगे, गौर से देखेंगे क्या संभावना है। तो सबसे पहला बात, एक बात लिखेंगे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर दोनों आंसर बोलना है आपको, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जो कि इसका मेन रीजन मैं आपको पिछले चैप्टर में ही, पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ। चैप्टर नहीं, पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि जब मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में चार्ज पार्टिकल को गति कराएंगे तो अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा। क्यों? वह सरल रेखीय पथ में गति करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वहां बल नहीं लगाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड उस पर बल नहीं लगाएगा तो वह अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा। जिस दिशा में थ्रो करेंगे उसी दिशा में वो थ्रो होते रह जाएगा। लेकिन एक बात और है, यदि विपरीत दिशा में है तो भी डेविएट नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में है तो भी डेविएट नहीं होगा। आइए, उसको हम लोग समझ चुके थे। क्या यहाँ पर देखेंगे गौर से। पहला नंबर में मैग्नेटिक फील्ड
के दिशा में चार्ज्ड पार्टिकल को गति कराने पर दिशा में, यहीं पर लिख देते हैं, सेंटेंस छोटा हो जाएगा, या अपोजिट डायरेक्शन में, दिशा में या अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को गति कराने पर मैग्नेटिक फील्ड उस पर नहीं लगाता है। ने देख लिया था, फोर्स का फार्मूला देखा था, मैग्नेटिक फोर्स Fm बराबर क्यू वी बी, या तो साइन थीटा की जगह पर 0 डिग्री लेंगे, या साइन अपोजिट होने पर 180 लेंगे। दोनों केस में हम लोगों ने देख चुका था फोर्स का मान क्या होता है, 0 होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो हम यदि थ्रो करेंगे पार्टिकल को तो वह स्ट्रेट पाथ में गति करेगा, सरल रेखीय पथ में गति करेगा, वह अपने पथ से विचलित नहीं होगा। और चार्ज पार्टिकल अपने गति पथ से डेविएट, विचलित नहीं होता है। इसका मतलब हुआ चार्ज पार्टिकल, इसका मतलब है अर्थात चार्ज पार्टिकल सरल रेखीय पथ स्ट्रेट पाथ पर गति करते रहता है। चलिए तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो एक केस हो गया जहां पर चार्ज पार्टिकल सरल रेखीय पथ पर गति करते रहता है। प्यारे बच्चों ध्यान देते रहिएगा गौर से, डिस्कनेक्ट नहीं होना है, जितना गंभीर से क्लास करना है कर लीजिए। यहाँ पर पिछले क्लास के कंसेप्ट पर कुछ थ्योरी यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज फिर आपको कुछ अच्छा थ्योरी मिलेगा जिसको हम लोग फिर अगले दिन यूज करेंगे, इसलिए प्रत्येक दिन आपको चलिए बहुत अच्छा लिख लिया। तो चलिए अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ तो क्लियर हो गया कि यदि गति पथ की दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में यदि गति कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो तो कोई फोर्स नहीं लगेगा उस पर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाता है, और चार्ज पार्टिकल है सरल रेखीय पथ पर गति करता है।
मतलब अपने पथ से विचलित नहीं होता है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आएगा, गति पथ से विचलित नहीं होता है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे आगे सेकंड पॉइंट में, आइए गौर से देखते हैं। इसको मैं चेंज करता हूं। नंबर 2 में इसमें देखेंगे, यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के दिशा के लंबवत परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गति करता हो तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर मैक्सिमम अप्लाई करता है। जिसके कारण चार्ज पार्टिकल अपने गति पथ से विचलित हो जाता है, डेविएट हो जाता है। समझेंगे इसको गौर से, फिगर के द्वारा मैं समझाऊंगा आपको। जल्दी से पहले इतना सा बात ध्यान से देख लीजिए। यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के दिशा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गति करता हो तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करता है, आरोपित करता है, जिसके कारण चार्ज पार्टिकल अपने गति पथ से डेविएट हो जाता है, विचलित हो जाता है। समझना है गौर से। फोर्स तो मैक्सिमम लगेगा, लेकिन वो फोर्स उसके मोशन के डायरेक्शन के लंबवत दिशा में लगेगा। आप लाइफ में कभी सर्कुलर मोशन के थ्योरी को पढ़े होंगे, वृत्तीय गति के थ्योरी को पढ़े होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। मैं बात को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। क्या मिल चुका है गौर से देखोगे। यदि पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के दिशा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो अपने पथ से डेविएट नहीं होगा, याद रखिएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के दिशा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो कराएंगे तो वह अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो उसका पथ कैसा हो जाएगा, तो पथ कैसा हो जाएगा दिमाग में एकदम हिट करा लीजिए, सर्कुलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सर्कुलर पाथ बनेगा। कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, आइए उस पर विचार करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये बात पूछा जाता है। तो क्या पूछा जाता है? एक्सप्लेन द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के गति का व्याख्या करें। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स में। और उसमें गति पथ के लिए रेडियस, त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त करें। रेडियस के लिए फॉर्मूला ज्ञात करें। सर्कुलर पाथ में मोशन करने लगेगा तो उसका टाइम पीरियड, आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त करें। सर्कुलर पाथ में गति करेगा तो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का फॉर्मूला ज्ञात करें। उसके एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ज्ञात करें। उसके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ज्ञात करें।
बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ उत्पन्न होंगे, उस सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिराइव किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एक करके चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं रफली आपको बताना चाहता हूँ सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट। यदि कोई बॉडी या पार्टिकल सर्कुलर पाथ है, रेडियस है आर, इस पाथ पर वो गति कर रहा है, कोई बॉडी यहाँ पर, ये कोई बॉडी है मोशन कर रहा है इस दिशा में, तो वेलोसिटी का दिशा इसका ये होगा। वेलोसिटी का दिशा किधर होगा? स्पर्श रेखा की ओर होगा। पूरा मन लगा के सुनेंगे, यहाँ पर आपका सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट को समझाते हुए मैं यहाँ के थ्योरी को बताऊंगा। आप जितना प्यार से सुन सकते हैं सुन लीजिएगा, बहुत बड़ा चीज सीखने को मिलेगा। तो यदि कल्पना करें हम लोग 1 मिनट के लिए कि यह एक रस्सी है, धागा है, धागा से एक पत्थर को बांध दिए हैं और एक पकड़ के यहाँ पर पत्थर को, और इस पर कोई बल लगा दे तो ये पथ ये इस दिशा में गति करना चाहेगा, लेकिन धागा के कारण, रस्सी के कारण वो सीधा नहीं जा पाएगा और वो सर्कुलर पाथ करने लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते होंगे कि सर्कुलर पाथ पर गति करने वाले वस्तु जो होते हैं उन पर हमेशा सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है। फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यदि पार्टिकल का मास है, पार्टिकल का यहाँ पर मास है m, द्रव्यमान है m, और r रेडियस है, रेडियस r है तुम्हारा इसका, और v वेलोसिटी से वो मोशन कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स F का जो मान होता है वो मान आपका होगा, ध्यान से देखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, शुद्ध हिंदी में कहते हैं इसको अभिकेंद्र बल, F बराबर आपका हो जाएगा mv² बाय r। क्या हो जाएगा? mv² बाय r। क्या आपने सुना इस बात को? यस सर। यदि आपने सुना इसको तो याद रखिएगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको चाहिए, मतलब सर्कुलर मोशन कराने के लिए किसी भी बॉडी पर हमेशा सेंटर की ओर फोर्स लगने की आवश्यकता होती है। यह फोर्स जब तक लगेगा तब तक ये वस्तु सर्कुलर मोशन कर पाएगा, और ये बल लगना बंद हो जाए तो वस्तु सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। और ये सर्कुलर मोशन कराने के लिए जो वस्तु को सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है, यह आवश्यकता किसी बाहरी कारण से प्रदान होता है। किससे होता प्रदान? बाहरी कारण से। अब देखिएगा बाहरी कारण क्या है, एक्सटर्नल काउज क्या है, उसको गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा। आप लोग दिमाग से लगाइएगा। यहाँ पर बोले थे धागा से बंधा हुआ है, रस्सी से बंधा हुआ है ये वस्तु, और तब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। गलती से रस्सी टूट जाए फिर भी सर्कुलर मोशन करेगा? नहीं करेगा। मतलब रस्सी का जो तनाव बल है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रस्सी का तनाव बल, टेंशन फोर्स ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन फोर्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं, टेंशन फोर्स वस्तु को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। तभी वह वस्तु सर्कुलर मोशन करता है। तो बाहरी कारण क्या हुआ यहाँ पर? बाहरी कारण यहाँ पर क्या हुआ? आप क्यों क्या बोल सकते हैं? रस्सी का तनाव बल, रस्सी का तनाव बल, टेंशन फोर्स ही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करता है। यदि रस्सी टूट जाता है तो उसका टेंशन 0 हो जाता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जितना चाहिए, कितना चाहिए, इस फार्मूला से प्राप्त होता है, mv²/r के फार्मूला से प्राप्त होता है। ये फोर्स प्रदान होगा किसी बाहरी से तो वस्तु सर्कुलर मोशन करने लगेगा। यदि वो फोर्स प्रदान नहीं होता है किसी बाहरी कारण से तो सर्कुलर मोशन नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर इसका मतलब मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि चार्ज पार्टिकल को
जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत दिशा में, मान लो इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है और इसके लंबवत दिशा में गति करा दें, तो उस पर जो फोर्स लगता है वह गति पथ के या गति के दिशा के लंबवत दिशा में फोर्स लगता है। तो देखिएगा यहाँ पर गति का दिशा ये है, लंबवत दिशा में फोर्स लगता है, यह फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, तब वस्तु सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो आपको मैंने दिखाया था कि मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में, लंबवत दिशा में यदि कोई चार्ज पार्टिकल गति कराएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड का दिशा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार सोचिएगा गौर से, तो आपको पता चलेगा यदि गति की दिशा इधर है तो फोर्स का दिशा इधर लगेगा, तो गति के दिशा के लंबवत दिशा में फोर्स लगेगा। इसका मतलब यहाँ भी देखिए, गति के दिशा के लंबवत दिशा में फोर्स लगेगा तो यह वस्तु सर्कुलर मोशन करेगा। मैग्नेटिक फील्ड के गति के दिशा में, लंबवत दिशा में यदि यहाँ पर फोर्स लगता है तो वही चार्ज पार्टिकल सीधा रेखा में गति ना करके वह सर्कुलर मोशन करने लगेगा। तो यदि वो सर्कुलर मोशन करेगा तो निश्चित रूप से उसको यह जो सेंट्रीपिटल है, फोर्स है, ये कोई ना कोई प्रदान होगा। और वह कौन प्रदान करेगा, आपको मैंने दिखाया था, कहा कि वहां पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, और ये फोर्स का मान आपको याद होगा, पिछले दिन बताया था, क्यू वी बी, ये बात बताया था मैंने आपको। मैग्नेटिक फोर्स कितना मैक्सिमम लगेगा, क्यू इंटू वी इंटू बी के बराबर लगेगा। वो बच्चे ज़्यादा मजा लेंगे जो बच्चे कल के क्लास, पिछले क्लास को पढ़ा था, उनको ज़्यादा मजा आएगा। जो कल के क्लास को, 2-3 क्लास को नहीं पढ़ा है, उनको कम मजा आएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मजा और आने वाला है। वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, जो हम नहीं पढ़े थे थोड़ा वेट करके आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि जब किसी रस्सी से बांधकर, धागा से बांधकर किसी वस्तु को कराएंगे, सर्कुलर मोशन करने लगेगा। रस्सी टूट जाएगा, सर्कुलर मोशन नहीं होगा। मतलब रस्सी का जो टेंशन फोर्स है उस वस्तु को गति के लंबवत दिशा में सेंटर की ओर उसको एक अभिकर्ण बल प्रदान करता है और वह वस्तु सर्कुलर मोशन करता है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत दिशा में गति को कराते हैं तो गति के लंबवत दिशा में फोर्स लगता है और फोर्स का वैल्यू होता है क्यू वी बी। यही फोर्स आपको प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। यही फोर्स आपको प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और हमारा वस्तु, हमारा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने लगता है। क्लियर हो गया बात। तो बाहरी कारण यहाँ पर कौन हुआ, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। बाहरी कारण कौन हुआ, धागा से बांधकर सर्कुलर मोशन कराते हैं वस्तु को, तो वह बाहरी कारण क्या हुआ, टेंशन फोर्स। बाहरी कारण कौन हुआ, टेंशन फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में गति करेंगे चार्ज पार्टिकल को तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स जो है क्यू वी बी, यह उसके गति के लंबवत दिशा में लगता है और वह उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और वह वस्तु हमारा, वह आवेशित कण जो है, चार्ज पार्टिकल जो है, सर्कुलर मोशन करने लगता है। सेट हुआ मन में, यस। तो चलिए यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी से, मैं फिर आपको आगे बढ़ा रहा हूँ। हो गया लिखा हुआ, चलिए। अच्छा, जो ऑफलाइन वाला बच्चा नहीं हुआ है बाद में लिखिएगा।
अब यहाँ पर आप देखिए गौर से, यदि मैं ये मान लूँ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, ये मान लीजिए आप लोग कि इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड का दिशा है वेक्टर बी, और एक आवेशित कण को हम लोग इस दिशा में गति करा देते हैं, वेलोसिटी भी इस दिशा में होता है, तो क्या बल आपका इस दिशा में लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मैग्नेटिक फोर्स इस दिशा में लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यदि एक्स एक्सिस की दिशा में है, चार्ज पार्टिकल का गति प्लस क्यू चार्ज है, उसका गति जेड एक्सिस में है, तो निश्चित रूप से वाई एक्सिस की दिशा में क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स का दिशा लगेगा। तो क्या ये एक दूसरे के लंबवत है या नहीं है? तो वेलोसिटी के लंबवत दिशा में मैग्नेटिक फोर्स है कि नहीं है? और यदि बी और बी के बीच का कोण 90 है, तो याद करो एफ एम बराबर टू इंटू बी इंटू साइन 90 होगा। तो ये पर फोर्स जो होगा एफ एफ बराबर क्यू बी, ये मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा या नहीं होगा? मैक्सिमम होगा आपका। तो ये मैक्सिमम फोर्स जो हुआ उसका दिशा किधर होगा? वेलोसिटी के लंबा दिशा में होगा कि नहीं होगा? वेलोसिटी में लंबा दिशा में होने के कारण वो चार्ज पार्टिकल सीधा गति ना करके सीधा दिशा में न जाके वह सर्कुलर मोशन करने लगता है। क्या करने लगता है? वो सर्कुलर मोशन करने लगता है। आई बात समझ में? इसका मतलब हुआ यहां पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स आवेशित कण को आवश्यक रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है और चार्ज पार्टिकल आवेशित कण सर्कुलर मोशन करने लगता है, शुद्ध हिंदी में लिखेंगे तो वृत्तीय गति करने लगता है। इतना सा तो सब बच्चा ब्रह्मांड में जानता है। इसका मतलब है यहां पर कहेंगे, यहां पर मैं कहूंगा मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं महत्तम चुंबकीय बल बराबर आवश्यक अभिकेंद्र बल। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर अब यदि मैं मैक्सिमम चुंबकीय बल क्यू भी बी इज इक्वल टू आवश्यक अभिकेंद्र बल एम बी स्क्वायर बाय आर, तो यहां से भी वेलोसिटी है, यहां भी वेलोसिटी स्क्वायर है। स्क्वायर समझिएगा इसको, तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। Q इंटू बी बराबर एम बी स्क्वायर बाय आर। तो आर हो गया वृत्ताकार पथ का त्रिज्या, भी हो गया वेलोसिटी, एम हो गया आवेशित कण का मास, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, भी वेलोसिटी हो गया, क्यू हो गया चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण का आवेश क्यू हो गया। अब यहाँ से इसी फार्मूला से बहुत सारी छोटी छोटी बातें होगी, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी डिस्कशन होगा और उसका हम लोग को जवाब देना है।
तो चलिए, बातें बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन है क्या, थोड़ा सा चलिए कीजिए, मैं आगे बढ़ाऊं। तो अब इस फार्मूला पर हम लोग चर्चा करेंगे, गौर से देखिएगा फटाफट। तो Q इंटू वी इंटू बी है बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर है। तो भी कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर हो जाएगा Q इंटू बी बराबर एम इंटू वी बाय आर। यहाँ से आर बराबर आप लिखोगे तो हो जाएगा यहाँ से एम वी बाय क्यू इंटू बी। वो जो पथ का त्रिज्या होगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन जो करेगा उसका त्रिज्या कितना होगा, वो आप इसी फार्मूला से निकालेंगे। पूछे जगह को कि एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के लंबा दिशा में थ्रो किया, तो आपने देख लिया कि वो सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन करेगा तो पथ का त्रिज्या कुछ होगा कि नहीं होगा, निश्चित होना चाहिए। तो यह हो गया आपका रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ पाथ, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूला से हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं, गौर से देखिएगा। इस फार्मूला से हम लोग सोच सकते हैं आर बराबर एम बी बाई क्यू बी। ध्यान पर स्पष्ट है कि जो चार्ज पार्टिकल का मास है एम कांस्टेंट होगा, चार्ज पार्टिकल का चार्ज जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड आप ले लिए वो भी कांस्टेंट होगा। अब थ्रो करेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे करें और तेजी से करें और तेजी से करें, तो प्यारे बच्चों सिर्फ बदलने वाला क्या होगा, भी। तो इस लाइन से हमको स्पष्ट यहाँ पर पता चलेगा कि सर आर इक्वल टू कांस्टेंट इंटू भी बोल सकते हैं कि नहीं। यहाँ से स्पष्ट है आर प्रोपोर्शनल टू भी। जैसे जैसे कण का वेग को बढ़ाएंगे वृत्ताकार पथ का त्रिज्या भी बढ़ेगा। धीरे धीरे किए, छोटा त्रिज्या बना, और वेग बढ़ा दिए त्रिज्या बड़ा बन जाएगा, और वेग बढ़ा दिए और त्रिज्या बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? यस। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, ध्यान दोगे बाबू लोग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि मैंने आवेशित कण को v1 वेग से थ्रो किया तो त्रिज्या बना r1। अब उस आवेशित कण का वेग को बढ़ा देंगे, वेग को बढ़ा के कर देंगे v2, तो त्रिज्या भी बढ़ के हो जाएगा r2। यहाँ पर ये पथ बनेगा ऐसा, फिर इसका यहाँ पर ऐसा बनने लगेगा। ध्यान दीजिएगा गौर से। तो यहाँ डिस्कशन स्पष्ट कर रहा है कि वेग का मान बढ़ाने पर त्रिज्या का मान बढ़ जाएगा। तो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक चार्ज पार्टिकल को मैंने 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका तो उसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हुआ। यदि वेग को बढ़ाकर हम लोग 10 मीटर पर सेकंड कर देंगे तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? क्या ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो उसका जवाब आप कैसे दोगे? यहाँ पर R1 बाय R2 इक्वल टू V1 बाय V2, यही आपका यहाँ पर रिजल्ट आपका हो जाएगा। R1 बाय R2 इक्वल टू V1 बाय V2। आपको इस फार्मूला के द्वारा वेलोसिटी बदलेंगे, त्रिज्या भी बदलेगा। तो ये फार्मूला आपको यही चीज सिखा रहा है। तो बाकी इसमें बहुत चीजें अभी पढ़ना था। त्रिज्या का फार्मूला सिर्फ निकला आपको, त्रिज्या का मान डायरेक्ट है, वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। कण को नहीं बदलेंगे, आवेश नहीं बदलेंगे, कण नहीं बदलेंगे, द्रव्यमान आवेश दोनों नियत रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलेंगे, लेकिन जो गति कराएंगे बार बार वेग को बदलते रहेंगे, तो वेग को बदलते रहेंगे, त्रिज्या भी बदलते रहेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग बाकी बातें बहुत है और एक क्लास कम लेंगे इसका पूरा, तब आपका इसका सब पूरा करनी क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक आप ये फार्मूला तक हर बात को रिवाइज करके एकदम माइंड में सेट करके आपको अगले क्लास में प्रेजेंट होना है। उम्मीद है आपको क्लास में याद हो गया होगा। बाकी थोड़ा बहुत रिवीजन कीजिएगा,
फिर से अगले क्लास में ज्वाइन करेंगे, फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम लोग बाय बाय, मस्ती कीजिए,